अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ काशिफ शहजाद एंड यू वॉच मी ऑन आइल्स विद काशिफ। आपको ऑलरेडी पता है कि बर्फल एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से हम लोगों का एक इदारा है गुजरात में, जहाँ पे हम लोग बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज के सिलसिले में कोचिंग फ्राहम कर रहे हैं और पिछले 10-15 सालों से ये सिलसिला हमारा जारी है। वीडियोस आप मेरी पहले भी देखते हैं। आज एक नया हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं। इसी इदारे में मेरे साथ मेरे को ट्रेनर हैं मोहम्मद अदनान रियाज। मेरे से बहुत सीनियर हैं, आइल्स में मेरे से पहले पढ़ाते रहे हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा आइल्स से रिलेटेड। आज मैंने उनको इनकरेज किया, पुश किया कि आप भी कैमरे के सामने आए और हम कुछ प्रोडक्टिव कंटेंट जनरेट करें अपनी ऑडियंस के लिए। मोहम्मद अदनान रियाज, आप थोड़ा सा अपना तारुफ कराइएगा, फिर हम बाकायदा आगाज़ करते हैं कि हम लोग किस चीज़ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काशिफ भाई। जैसे कि काशिफ साहब ने आपको बताया है कि मेरा नाम मोहम्मद अदनान रियाज है और मैं एक इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर हूँ। आई बीन इन द फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 20 years नाउ। स्टूडेंट लाइफ में स्टार्ट हुए थे हम। बैक इन 2002 वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद लाहौर में एज ए स्टूडेंट जब पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तो ऑन एंड ऑफ डिफरेंट एकेडमीज़ में जो है वो आइल्स और टॉफिल की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते थे। उस टाइम पे टॉफिल का बहुत ज़्यादा रुझान था, आइल्स का इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था। आइल्स ने बूम पकड़ा पाकिस्तान में 2006-07 ऑनवर्ड्स, जब टॉफिल का थोड़ा ज़ोर टूटा और ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो शिफ्ट हुई आइल्स की तरफ। तो दैट वाज द टाइम जब हमने प्रोफेशनली जो है वो आइल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट की और जो है वो डिफरेंट जगहों पे काम करते करते फिर मैं मिडल ईस्ट चला गया। वहाँ पे एक अरसा जो है वो एज अ प्रोफेशनल ट्रेनर जो है वो काम किया बहुत सारे इदारों के साथ। और फिर 2016 में मैं वापस आया और फिर पाकिस्तान में आकर मैंने बर्फल एजुकेशनल सर्विसेज के नाम से जो है वो इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, जिसका बाद में आप भी पार्ट बने। और यहाँ हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो हमारी कोशिश यही है कि उसी तरह से जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपने स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज टाइम दें और उनके कोर इश्यूज़ के ऊपर काम करते हुए हम उन्हें उनके गोल्स अचीव करने में हेल्प करें। चलें, हम पॉडकास्ट को आगे लेके चलते हैं। हम इस तरह की पॉडकास्ट को रेगुलर बेसिस पे एक प्रोडक्टिव कंटेंट को लेके आपके सामने हाजिर होंगे। आज हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आइल्स के बारे में कि आइल्स क्या चीज़ है, या ये कब स्टार्ट हुआ, या आज आइल्स कंप्यूटर बेस्ड है, पहले पेपर बेस्ड था, ये क्या फ़र्क है, इसमें क्या डेवलपमेंट हुई और आज क्या इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स के ऊपर। कुछ आइल्स करने जाते हैं, कुछ ऑक्सफोर्ड करते हैं, कुछ पीटी करते हैं। तो हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे एक महदूद वक्त में कि हम इन चीज़ों को एड्रेस कर सके। अदनान साहब, आप मुझे सबसे पहले ये बताइएगा कि जो आइल्स जब स्टार्ट हुआ था, पेपर बेस्ड स्टार्ट हुआ था, तो अब चूंकि कंप्यूटर बेस्ड है, अब इन दोनों में क्या बेसिक फ़र्क आपको लगा? अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक हमें ज़रा ऑडियंस को भी गाइड कीजिएगा कि क्या फ़र्क है इनमें। क्या पहले वाला आसान था या अब वाला आसान है ज़्यादा? एक्चुअली आइल्स जब स्टार्ट हुआ था तो ये बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम नहीं था, ये सिर्फ एक इंग्लिश टेस्ट था और इसका जो टेस्टिंग स्टाइल था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। ये बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट ओरिएंटेड था और जो है वो इसके अंदर ना यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हुआ है, इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारी फीडबैक्स यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से और जो है बहुत सारी जो पार्टनर बॉडीज़ हैं जिनकी तरफ से बहुत ज़्यादा फीडबैक की वजह से इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई और वही चेंजेस अभी भी कंटिन्यू हो रही हैं। अभी भी जो है वो जो आगे इनका फ्यूचर प्लान है ये इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी को फिर थोड़ा सा इन्हांस करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगेन देयर इज़ अ लॉट ऑफ फीडबैक के स्टूडेंट्स जो हैं वो
अच्छे बैंड लेने के बावजूद जो है वो यूनिवर्सिटी में कोप नहीं कर पा रहे। तो जो है इसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आई हैं। जब ये स्टार्ट हुआ था तो ये कुछ टोटली एक डिफरेंट चीज़ थी और अब बहुत डिफरेंट। आपके ख्याल में पेपर बेस ज़्यादा इजी था या कंप्यूटर बेस ज़्यादा इजी? एक्चुअली दोनों के अपने फ़ायदे और मसाइल हैं। ये कंपैरिजन बड़ा मुश्किल है कि कंप्यूटर बेस ज़्यादा आसान है कि पेपर बेस ज़्यादा आसान है, बिकॉज़ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन कंप्यूटर तो आपको डेफिनेटली आपका एक फोकस लेवल, आपकी स्ट्रेन होता है आपकी आइज़ के ऊपर और आप इतना ज़्यादा यूज्ड टू नहीं होते हैं, तो कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो हैं वो उन्होंने कभी कंप्यूटर का यूज़ किया नहीं होता है, तो वो बहुत सारे कंस्ट्रेंट्स हैं इस तरह के। राइटिंग के अपने मसाइल हैं, ऑल्दो वहाँ पे कुछ एरियाज़ जैसे रीडिंग है और लिसनिंग है वो रिलेटिवली इजी हो जाता है क्योंकि आप चीज़ें हाईलाइट कर रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो और इस तरह से। बट एट द सेम टाइम राइटिंग में आके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ जाती थी। कई बच्चे जो हैं वो इतना ज़्यादा हाथ से इंग्लिश लिखने के यूज टू नहीं होते, तो ये फिर उसके कंस्ट्रेंट्स अपने। अब चूंकि पाकिस्तान में तो पेपर बेस्ड टोटली वाइप आउट हो चुका है, अब इसमें तो क्वेश्चन है ही नहीं कि अब कंप्यूटर बेस्ड मुश्किल हो या इजी हो। ये मेरी राय में कि अब तो ये कंसर्न है ही नहीं स्टूडेंट के लिए। अब उस जिसने आइल्स देना है उसको कंप्यूटर भी सीखना है और उसको लिसनिंग भी करनी है, रीडिंग करनी है और सारा कंप्यूटर पे ही करनी है। लेकिन एक और मुझे चीज बताइएगा, यहाँ से एक सवाल पैदा हुआ है कि प्रेपरेशन के तरीके में क्या चेंजेस आई हैं जब हमने पेपर बेस से कंप्यूटर बेस पे शिफ्ट किया, तो क्या कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी इसके लिए आपने अडॉप्ट की या किस तरह बच्चों को कंप्यूटर बेस की तैयारी, जो बच्चे कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं हैं उनके लिए फिर क्या आपने ऐसा स्पेशल किया कि वो बच्चों को कंप्यूटर बेस आइल्स की तैयारी करवाई जा सके? देखिए इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपको एज अ ट्रेनर जो है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ ये होती है कि उसके बच्चे की लैंग्वेज के ऊपर आप काम कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम आपको कहीं ना कहीं उसको कंप्यूटर के इस्तेमाल और थोड़ा बहुत जो सॉफ्टवेयर है या जो आइल्स का जो है एक वो उससे एक्लेमेटाइज करना क्लाइंट को और या अपने स्टूडेंट को और उसको इससे यूज टू बनाना, तो ये भी एक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में ऐड ऑन हो गया। इसके साथ साथ फिर बच्चे का स्टेमिना बिल्ड करना कि वो इतना देर स्क्रीन के आगे बैठ सके, अपना फोकस बना के रख सके। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं गाँव से, डिफरेंट विलेजेस से वो आ रहे होते हैं एंड देयर आर स्टूडेंट्स हु हैव नेवर यूज्ड अ कंप्यूटर। तो ऐसी सूरत में फिर उनको बिठाकर ना सिर्फ ये कि हमें उनकी लैंग्वेज के ऊपर काम करना पड़ रहा होता है, बल्कि उनको साथ साथ हमें समटाइम्स टाइपिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए टाइपिंग सॉफ्टवेयर यूज़ करवाने पड़ रहे होते हैं। समटाइम्स हमें जो है वो उनके साथ बैठकर बिल्कुल वन ऑन वन उन्हें जो है वो पूरा सिस्टम यूज़ करने का तरीका समझाना पड़ रहा होता है। ऑल्दो कि इतना मुश्किल नहीं है जो है जो आप एक्चुअल सिस्टम है जिसके अंदर बैठकर आप पेपर दे रहे होते हैं। इट्स प्रीटी सिंपल। मतलब कैम्ब्रिज ने इंश्योर किया है कि जो टेस्टिंग का इनका प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही सिंपल है, बट स्टिल देर आर स्टूडेंट्स जिनको आपको थोड़ा बहुत हेल्प आउट करने की ज़रूरत पड़ती है कि उन्होंने कभी टाइपिंग ही नहीं की होती, कीबोर्ड ही नहीं यूज़ किया होता, तो वो थोड़े से इश्यूज रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में बताया कि इस इदारे की बुनियाद बेसिकली अदनान साहब ने रखी, उसके बाद मैंने इनको ज्वाइन किया और हम मिल के इस इदारे को रन कर रहे हैं। तो आप एक अलहदा से मॉडल, जब मैं यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि ये अलहदा से एक मॉडल यूज करते हैं 1-to-1 कोचिंग वाला। अब आपको ये ख्याल कहाँ से आया और ये टिपिकल कोचिंग से कितना डिफरेंट है और आपको इसके क्या बेनिफिट्स हुए? क्योंकि नॉर्मली जहाँ पे हम लोग एकेडमीज में जाते हैं वहाँ पे 1-to-1 कोचिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। वहाँ पे आप क्लास बिठाते हैं 10 बच्चों की, 12 बच्चों की, 5 बच्चों की, वहाँ पे आप लेक्चर देते हैं और आप चले जाते हैं और बच्चे खुद प्रैक्टिस करते हैं। ये 1-to-1 वाला इसमें ज्यादा मगज खपाई नहीं करनी पड़ती, क्या कहते हैं आप इस बारे में? सर एक्चुअली जो है वो डिपेंड करता है कि आपका विजन क्या है। क्या आपका विजन जो है वो सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इकट्ठे करना है, पैसे कमाना है, या आपका विजन जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो बच्चों को कुछ बेनिफिट देना है और रिजल्ट
अचीव करना है। तो मेरा माइंडसेट शुरू से ये रहा है कि जो है आई बिलीव कि क्वालिटी आप दो तो क्वांटिटी फॉलो करती है। मेरा कभी भी फोकस क्वांटिटी नहीं हुआ, और आई बिलीव देखें एक सिंपल सी बात है कि आइल्स जो है या टॉफिल है या पीटी, जितने भी टेस्ट हैं ये सारे के सारे लैंग्वेज बेस्ड टेस्ट है ना, आपके स्किल के टेस्ट हैं। अगर एक स्टूडेंट जो है उसकी लैंग्वेज की स्किल कमज़ोर है तो पहले तो उसकी स्किल को इम्प्रूव करना है। अब मेरे पास एक स्टूडेंट आ रहा है जो बीकन हाउस से पढ़ा हुआ है, और एक स्टूडेंट आ रहा है जो लेट्स से XYZ लोकल स्कूल से पढ़ा हुआ है। तो ये दोनों स्टूडेंट्स की जो लैंग्वेज स्किल होगी वो एक जैसी नहीं होगी। तो डेफिनेटली उन दोनों को बिठाकर एक ही चीज़ के ऊपर लेक्चर देने का फ़ायदा कोई नहीं होगा। वो एक बच्चे के लिए जो एक बच्चे के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है वो दूसरे बच्चे के लिए वेस्ट ऑफ टाइम है। तो इस वजह से मेरा शुरू से ये बिलीव था कि हर बच्चे को इंडिविजुअली टैकल किया जाए, ताकि उसकी वो यहाँ पे आए तो अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर जाए। देखें, टिप्स एंड टेक्निक्स के लिए यूट्यूब भरा हुआ है। देर आर सो मैनी पीपल, सो मैनी गुड पीपल जो कि अपने अपने तरीके से डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट टेक्निक सिखा रहे हैं, और वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो रहे हैं। बट आई बिलीव कि हर बच्चा उस टेक्निक को फॉलो नहीं कर सकता। हर बच्चे की अपनी एक यूनिक प्रॉब्लम है। कुछ बच्चे जो हैं उनकी वोकैबुलरी के इश्यूज़ होंगे, कुछ बच्चे होंगे उनके कॉन्फिडेंस के इश्यूज़ होंगे, कुछ बच्चे होंगे उनकी राइटिंग ठीक नहीं होगी, कुछ की रीडिंग की प्रॉब्लम्स होंगी। तो जब तक आप उसके साथ इंडिविजुअली बैठकर टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, आपको उसकी प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी और आप उसको सॉर्ट आउट नहीं कर पाओगे। तो मेरा पहले दिन से ये अनाउंसमेंट होती है कि वी आर नॉट सेलिंग टेक्निक्स, वी आर सेलिंग अ स्किल। तो अगर आप अपनी स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, हम आपकी स्किल को इंप्रूव करेंगे और आपकी स्किल को इन्हांस करेंगे ताकि आप उस स्किल को शो करके अपने रिजल्ट्स अचीव कर सकें। अगर टिप्स एंड टेक्निक्स चाहिए तो वो मार्केट में फ्रीली अवेलेबल। जी, वी आर नॉट सेलिंग टिप्स एंड टेक्निक्स, वी आर ट्रेनिंग यू फॉर द स्किल। मार्केट में बहुत से लोग हैं जो इस तरीके से पढ़ाते हैं, हम ये नहीं कहते कि वो गलत है, लेकिन चूंकि आइल्स में आने वाले स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड सेम नहीं होता, मुख्तलिफ स्कूलिंग की होती है, मुख्तलिफ लेवल की इंग्लिश होती है, उसके लिए 1-to-1 कोचिंग मॉडल जो है वो काफ़ी सूट करता है। और मैंने भी यहाँ पे आके देखा कि जब जितना आप 1-to-1 कोच करते हैं स्टूडेंट्स को, उतना स्टूडेंट ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करता है। अच्छा सर, अगला क्वेश्चन एक है कि इसमें कुछ लोग कहते हैं जी IDP से आइल्स हम दें तो वो ज़्यादा आसान है, और कुछ लोग कहते हैं जी नहीं जी हमने ब्रिटिश काउंसिल से दिया था तो वो बड़ा आसान था। ये मिथ जब हमने भी आइल्स दिया था आज से 15-20 साल पहले, तो यही मिथ था। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? सर पता क्या है, हमारे यहाँ पे एक जिसे कहते हैं ना मंजन बेचना, तो अपने मंजन बेचने का ना एक तरीका बन गया है कि हम बच्चे को कोई अनोखी बात करके सुनाते हैं। जैसे समटाइम्स हम बच्चे से ऐसी बात कर देते हैं कि यार ये चीज़ कर लो, ऐसे कर लो, या ये चीज़ ऐसे कर लो, इसका ये, तो बच्चे को लगता है यार वाह उस्ताद को बड़ा कुछ मालूम है, कुछ ऐसा मालूम है जो मुझे मालूम नहीं है। तो फ्रैंकली ये सब कोई मानी नहीं रखता। देखें, IDP हो या ब्रिटिश काउंसिल हो, ये दोनों सिर्फ और सिर्फ टेस्ट टेकर्स हैं। तो ये ऐसे ही है जैसे अगर आपका बोर्ड का पेपर है तो कुछ बच्चे जो है वो चिनाब कॉलेज में बैठ के पेपर दे रहे हैं और कुछ बच्चे सुपीरियर कॉलेज में बैठकर पेपर दे रहे हैं। तो वो ना चिनाब कॉलेज का उस पेपर से कोई लेना देना है और ना ही सुपीरियर कॉलेज का उस पेपर के बनाने में कोई अमल दखल है। पेपर तो बन के आ रहा है बोर्ड से। तो इसी तरह ये पेपर बन रहा है कैम्ब्रिज में, और IDP इज अ टेस्ट टेकर, उसी तरह ब्रिटिश काउंसिल एक टेस्ट टेकर है। तो उनका तो दूर दूर तक इस चीज़ से कोई ताल्लुक नहीं है कि आपका पेपर मुश्किल होगा या आसान होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो बच्चों को ये दिखाने के लिए कि हम कुछ अनोखा जानते हैं जो आपको नहीं पता, और बच्चे को इम्प्रेस करने की ये स्ट्रैटेजी होती है। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली पेरेंट्स इतने पढ़े लिखे नहीं होते, स्टूडेंट्स इतने नॉलेजेबल होते नहीं हैं, उनकी काउंसलिंग हुई नहीं होती है, तो उनको इस तरह की बातें सुनाकर बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जो थोड़े से नॉन प्रोफेशनल किस्म के ट्रेनर्स होते हैं, या वो ट्रेनर्स जिनकी कोई बैकग्राउंड नहीं होती है, एक और बड़ी मिथ है कि जी जिसने MA इंग्लिश कर लिया है, या मतलब है जो इंग्लिश का टीचर है वो आइल्स का भी अच्छा टीचर होगा। अगेन दिस इज़ नॉट ट्रू।
ज़रूरी नहीं है कि एक इंग्लिश सब्जेक्ट का टीचर जो है वो एक अच्छा आइल्स का ट्रेनर हो। आइल्स ट्रेनिंग रिक्वायर्स टोटली डिफरेंट बैकग्राउंड और टोटली डिफरेंट नॉलेज चाहिए उसके लिए। हमारे पास कई ऐसे इंग्लिश टीचर्स आते हैं, जब उनको हम आइल्स शुरू करवाते हैं तो उस टाइम पे उनकी उनकी अपनी जो है ना इंग्लिश में 100 मसले होते हैं। तो ये आईडीपी अलहदा से टेस्ट कंडक्ट करता है, ब्रिटिश काउंसिल अलहदा से टेस्ट कंडक्ट करती है, लेकिन टेस्ट जो बनता है वो कैम्ब्रिज बनाती है, वो इन दोनों को प्रोवाइड करती है। इसलिए ये पॉइंट हम कंक्लूसिवली ये निकाल लेते हैं कि इसमें दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस आइदर इफ यू गो फॉर आईडीपी और इफ यू गो फॉर ब्रिटिश काउंसिल। जो भी आपके नियरेस्ट है, जो भी आपको कन्वीनियंट है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगला सवाल यही आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि मार्केट में लोग ऐसे भी मौजूद हैं आइल्स पढ़ा रहे हैं जिन्होंने आइल्स खुद नहीं किया हुआ, उन्होंने सिर्फ देखा हुआ है, स्टूडेंट से कुछ देखा हुआ है, कुछ एक्सपीरियंस किया, जी इंग्लिश में एमए किया, मास्टर्स किया, इंग्लिश थोड़ी उनकी अच्छी थी, उन्होंने आइल्स पढ़ाना शुरू कर दिया। अब इसमें क्या इम्पैक्ट जाता है इसका स्टूडेंट की प्रेपरेशन पे? एक बंदा जिसने खुद आइल्स किया हो और एक बंदा जिसने आइल्स के एग्जाम में खुद अपीयर नहीं हुआ, तो वो कैसे स्टूडेंट्स को गाइड कर लेते हैं इन चीजों के बारे में? सर, बात इस तरह है कि जो बंदा जिसने खुद आइल्स नहीं दिया, वो जो आपको बता रहा है वो रियलिस्टिक नहीं है, क्योंकि उसने उसको एक्सपीरियंस नहीं किया। तो वो अगर लेट्स से वो कहता है जी ये टेक्निक आप यूज़ कर लें, जब उसने उसको प्रैक्टिकली वो टेक्निक उसने खुद यूज़ की नहीं, उसको अंदाज़ा ही नहीं है कि एग्ज़ाम प्रेशर में क्या उस बच्चे के पास इतना टाइम होगा रियलिस्टिकली उस टेक्निक को यूज़ करने का। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, मैं जब देखता हूँ भरा पड़ा है यूट्यूब और मतलब लोग कर रहे हैं और बच्चों को बता रहे हैं, यकीन माने कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों को कराई जाती हैं जिसके लिए बच्चे के पास प्रैक्टिकली टाइम ही नहीं होता एग्ज़ाम के अंदर। और वो इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि वो इंस्ट्रक्टर ने खुद तो वो पेपर दिया नहीं है, उसको पता ही नहीं है। इसके बरक्स जिस इंस्ट्रक्टर ने खुद पेपर दिया होगा आईएएस का, तो उसको एटलीस्ट ये पता होगा एग्ज़ाम प्रेशर क्या चीज़ होती है, एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर के अंदर रियलिस्टिकली क्या चीज़ एप्लीकेबल है और क्या चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। मैं आपको इसकी बड़ी अच्छी एक एग्जांपल देता हूँ। कुछ दिन पहले मेरे पास एक स्टूडेंट आया और वो ऑलरेडी एक दफ़ा अपने आइल्स में जो है वो अच्छा स्कोर नहीं ले पाया, और उसके जब मैंने उससे डिस्कशन की और तो लिसनिंग करने के अंदर वो जो है क्या कर रहा था कि जहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं वो एक एक लाइन को जो है वो पढ़ने की कोशिश कर रहा था बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स। अब देखें, आप भी एक इंस्ट्रक्टर हैं, आपको पता है कि वो 5-6 क्वेश्चंस अगर एमसीक्यू के आ गए तो रियलिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, 30 सेकंड में पॉसिबल नहीं है कि आप वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो विद ऑप्शंस एक चीज आप पढ़ लें आंसर्स के साथ नहीं। ठीक है, या तो आपकी इंग्लिश का लेवल बहुत हाई है और आप मतलब बहुत तेजी से स्किम कर सकते हो चीज़ों को, तो या फिर जो है वो आप कोई बहुत सुपरमैन हो जो मतलब इतनी तेजी से इसको कर लोगे, रीड कर सकते हो। एक नॉर्मल हमारा बच्चा जो है, जो जिस तरह के हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है या एक सिस्टम है, हमारा बच्चा जो 12 पढ़ के आया है ना टिपिकल स्कूल का, वो कभी भी उसको इतनी तेजी से नहीं कर सकेगा, तो उसको वो सूट ही नहीं करेगा ना। तो अब उसको किसी ने बताया हुआ था कि नहीं जी ये आप पढ़ोगे ये टेक्निक, देखें जी आप बच्चे के लिए देखें लिसनिंग इटसेल्फ जो है वहां पे इतना फोकस चाहिए होता है, उसके अंदर आप ऐसी चीजें ऐड करके उसके लिए और चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं, आप और मसाइल पैदा कर रहे हैं उसके लिए। तो इंस्ट्रक्टर का काम ये होता है कि एक इंडिविजुअल को उसके हिसाब से इवैल्यूएट करके उसको वो टेक्निक बताए जो उसके लिए सूटेबल हो, और ये वो तभी कर सकता है जब वो खुद उस एग्जाम से गुजरा होगा, जब उसने वो एग्जाम प्रेशर बर्दाश्त किया होगा, जब उसने वो सारी टेक्निक्स खुद अप्लाई की होंगे, तभी उसको पता हुआ होगा। अब मैं ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर्स तकरीबन 12 दफ़ा आइल्स का एग्ज़ाम दे चुका हूँ, और हर बार मुझे कुछ ना कुछ नया मिलता है, हर बार मुझे पता चलता है कि नहीं यार जो लास्ट टाइम मैंने इसको इस तरह किया था तो इस दफ़ा यूं करने से मुझे ज़्यादा इफेक्टिव हुआ।
तो मेरे लिए आसानी है, अगर मैं इतनी दफ़ा दे चुका हूँ तो फिर मेरे लिए एक आसानी हो जाती है कि मैं अपने स्टूडेंट को गाइड कर सकूँ कि यार देखो लास्ट टाइम मैंने ऐसे किया था तो ये हुआ था, इस टाइम मैंने ऐसे किया तो ये हुआ। तो मैं उसको उसके सामने दोनों ऑप्शंस रख रहा हूँ और फिर मैं उसको दोनों स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, वो दोनों को अप्लाई करता है और फिर वो उसमें से अपना नफा नुकसान निकालता है। बिल्कुल, मैं भी यही पॉइंट हाईलाइट करने वाला था कि अदनान उन ट्रेनर्स में से हैं जो हर साल या 2 साल बाद आइल्स का टेस्ट देते हैं चेक करने के लिए, जी मेरी कैपेबिलिटीज कितनी, या आइल्स का एग्जाम किस लेवल का हो गया। अभी रिसेंटली इन्होंने एग्जाम मेरे ख्याल है पिछले साल दिया है, 8.5 बैंड उसमें आपके आए थे। तो इस मामले में ये चीज़ बिल्कुल है कि आप जिस ट्रेनर को भी हायर करें, जहाँ पे भी आइल्स के लिए जाएं, आप ज़रूर चेक करें कि सर आपने आइल्स किया हुआ है या आपके एक्सपीरियंस है या आपके कितने बैंड्स आए थे, तो ये दैट रियली मैटर्स। अच्छा अदनान साहब, अगली हम जाते हैं कि मार्केट में और भी बड़े टेस्ट हैं, पीटी है, डोलिंगो है। अगर हम 1 बाय 1 सब पे बात करेंगे तो वो हर टॉपिक का एक अलग से हमारी पॉडकास्ट बन सकती है। अभी हम ब्रीफली इसको हैंडल करते हैं कि आइल्स वर्सेस पीटी, डोलिंगो, ऑक्सफोर्ड, ये अब आप किसको क्या समझते हैं? सारे टेस्ट ऑब्वियसली इंटरनेशनल टेस्ट है, तो व्हाई आइल्स और व्हाई नॉट आइल्स? देखें सबसे पहली चीज़ तो ये है, एक चीज़ समझ लें कि आइल्स जो है वो इन टर्म्स ऑफ क्रेडिबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस, वो मतलब अनडाउटेडली इन तमाम टेस्ट से ज़्यादा सुपीरियर है। ठीक है, थ्रू आउट द वर्ल्ड तमाम यूनिवर्सिटीज़ आइल्स को बिला किसी शुबे के, बगैर किसी इशू के जो हैं वो एक्सेप्ट करती हैं और उसको वेटेज देती हैं। ये मकाम कभी टॉफिल का हुआ करता था, बट ड्यू टू सर्टेन क्रेडिबिलिटी इश्यूज इन आवर सब कॉन्टिनेंट स्पेशली, वो अपना ये मकाम लूज़ कर गया और फिर जो है आइल्स ने अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन किया और अब जो है वो इंटरनेशनली इट्स द मोस्ट एक्सेप्टेड एग्ज़ाम थ्रू आउट द वर्ल्ड। पीटी इज़ कैचिंग अप, लेकिन अभी भी बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे पीटी फुली एक्सेप्टेड नहीं है। उसके बाद टॉफिल है, बाकी ये जो डुओलिंगो है या ऑक्सफोर्ड हैं, ये छोटे छोटे टेस्ट हैं जो कि स्पेसिफिक कंट्री के लिए हैं और इनको अभी ग्रो करने में आप समझें कि और 10-15 साल लगेंगे उस स्टेज पे आने पे या आइल्स के लिए कोई चैलेंज बनने में। कंक्लूड हम इस तरह करते हैं कि आइल्स इज वाइडली एक्सेप्टेबल टेस्ट। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, आइल्स इज वन ऑफ द मोस्टली एक्सेप्टेड एंड ऑथेंटिक टेस्ट। डुओलिंगो स्पेसिफिकली किसी कंट्री के लिए है, ऑक्सफोर्ड किसी कंट्री के लिए है। हाँ, पीटी इसके पीछे इसको कैचअप कर रहा है, लेकिन इट विल टेक टाइम। आइल्स को तो मैं ख्याल अब टाइम भी 40 साल का अरसा हो गया आइल्स को चले और इन्होंने बड़ा अच्छा मेंटेन किया अपनी चेकिंग को, अपने सारे फॉर्मेट को। तो हम लोग मेरा ख्याल है इस पॉडकास्ट को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। आप उन बच्चों के लिए क्या एडवाइस करेंगे जो अभी आइल्स करने का सोच रहे हैं? उन लोगों के लिए क्या एडवाइस करेंगे आपके? आइल्स को चूज करें या प्रेपरेशन कैसे करें, वो आप आखिरी इस कॉन्वर्सेशन को हम कंक्लूड करते हैं। देखिए, इट्स प्रीटी सिंपल एंड प्रीटी इजी। अगर आप आइल्स का फैसला करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले अपने आप को इवैल्यूएट करें कि हाउ गुड आर यू विथ योर इंग्लिश। अगर आपको लगता है कि आपकी इंग्लिश मीडियोकर है या बिलो एवरेज है, तो फिर डायरेक्ट आइल्स की प्रिपरेशन करके ना अपना टाइम वेस्ट करें और ना ही अपने रिसोर्सेज वेस्ट करें। पहले जो है वो अपनी लैंग्वेज के ऊपर काम करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। वंस आपने अपनी लैंग्वेज के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट की है तो उसके बाद फिर आप अपनी आइल्स की ट्रेनिंग स्टार्ट करें। अगर आपको लगता है कि योर इंग्लिश इज़ एवरेज और अबव एवरेज, तो फिर आप डायरेक्ट आइल्स की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर भी देखें, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये है कि डू नॉट डिपेंड प्योरली ऑन टिप्स एंड टेक्निक्स। दिस इज़ नॉट एग्जाम ऑफ योर टिप्स एंड टेक्निक्स, इट्स एग्जाम ऑफ योर स्किल। तो सिर्फ और सिर्फ टिप्स एंड टेक्निक्स के चक्कर में ना रहें, अपनी स्किल को इम्प्रूव करें। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप किसी ट्रेनर के पास जाते हैं और आप कोई काम करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो ये याद रखें कि ट्रेनर का काम आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवाना नहीं है, बल्कि ट्रेनर का काम आपकी गलतियों को दूर करना भी है। तो आप
अगर ट्रेनर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करवा रहा है तो उसे क्वेश्चन करें कि मेरी गलती क्या है और इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ। एंड जो है जब तक वो उसको ठीक नहीं करते तब तक आप उनसे क्वेश्चन करें, बिकॉज दैट इज़ योर राइट। और जो है वो अपनी देखें, आप ट्रेनर को पैसे इसी बात के दे रहे हैं कि वो आपकी गलतियां ठीक करे, ना कि सिर्फ हाईलाइट करे। तो लास्ट ये है कि प्लीज़ जब भी आप आइल्स की ट्रेनिंग के लिए निकलें तो ट्राई टू फाइंड समवन हु हैज़ अपीयर्ड इन द एग्ज़ाम, हु नोज़ द एग्ज़ाम प्रेशर। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है एक ऐसे बंदे के पढ़ाने में जिसने एग्ज़ाम दिया हुआ है और एक ऐसे बंदे के पढ़ाने में जिसने एग्ज़ाम नहीं दिया हुआ। बहुत शुक्रिया अदनान, आपने टाइम दिया हमें। आज आइल्स के रिलेटेड काफ़ी हमारी हेल्दी डिस्कशन रही। कंक्लूसिवली हम लोग ये कह सकते हैं कि आइल्स करने से पहले आप ट्रेनर को चॉइस करें, देखें, जहाँ से भी करें, जिससे भी करें, आप ज़रूर देखें कि आपके ट्रेनर ने आइल्स किया हुआ है, आपके इंस्टीट्यूट जो आपको ट्रेन कर रहा है वो आपको प्रैक्टिस के लिए इन्वायरमेंट दे रहा है, आपकी गलतियाँ हाईलाइट तो कर रहा है लेकिन क्या उनको ठीक भी कर रहा है। तो हमने कोशिश की है कि एक महदूद टाइम में काफ़ी क्वेश्चंस को एड्रेस किया जाए। इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट जो हमारी जो वीडियो होगी उसमें एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।